कभी कभी ऊंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। कभी ममता बनर्जी के सारथी रहे शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के महारथी बन गए हैं और आज पूर्वी मेदिनीपुर से ममता के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज शुभेंदु अधिकारी पहली बार मेदिनीपुर में अपनी ताकत दिखाने पहुंचे। शुभेंदु के इस शक्ति प्रदर्शन में सैकड़ों लोग भी पहुंचे। पूर्वी मेदिनीपुर जिला टीएमसी का गढ़ माना जाता है और ये ताकत शुभेंदु अधिकारी के परिवार की वजह से ही थी। और अब शुभेंदु अधिकारी ने पाला बदल लिया है तो टीएमसी और बीजेपी दोनों ही यहां पर अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। शुभेंदु अधिकारी को न सिर्फ ममता बनर्जी का खास माना जाता था बल्कि वो टीएमसी के खास रणनीतिकारों में से एक थे। आज शुभेंदु अधिकारी का ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी अहम है क्योंकि इस इलाके की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार की मजबूत पकड़ है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल का एक सबसे अच्छा लीडर है। हमारा पश्चिम बंगाल में दिलीप दा, शुभेंदु दा, मुकुल साहब लेके और आज जिला अध्यक्ष के साथ हम लोग जो करेंगे, आज पूरा पश्चिम बंगाल में चेंज आने वाला है। 100% चेंज होने वाला है। मिदनापुर का जो आदमी है उन लोग बहुत ज़्यादा आनंदित है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अब सबको मालूम है। तो हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ ज़रूर मिलेंगे। और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज मेदिनीपुर में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने इस बार बीजेपी 200 के पार का नारा तो दिया ही, साथ ही एक नया नारा दिया है, हरे कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे। मतलब बंगाल के हर घर तक बीजेपी। हरे कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे, हरे कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे, हरे कृष्णा हरे हरे। শুনতে পেলে শুভেন্দু অধিকারী তিনি বারবার বললেন যে আখির हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, शुभेंदु अधिकारी की जुबान जिस तरह से एक स्वर में बीजेपी घरे घरे बोल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो टीएमसी के नेता थे और बहुत ही कद्दावर और बहुत ही करीबी ममता बनर्जी के रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही करीबी और बहुत ही ममता बनर्जी की बहुत ही नज़दीकियाँ थी उनकी और उन्हीं की वजह से जो मिदनापुर और वो जो तमाम एरिया है झाड़ग्राम का, उन्हीं की वजह से टीएमसी का गढ़ कहा जाता था। और अब जो तस्वीरें आज देख कर सामने आई, जिस तरीके से हरे कृष्णा हरे हरे का नारा दिया है और बीजेपी घरे घरे, शुभेंदु अधिकारी ने आज सबसे पहले ये नारा दिया है। आज से पहले किसी भी बीजेपी नेता ने ये नारा नहीं दिया था। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी उस गाड़ी पर आए जिससे उनको पदयात्रा करनी थी, उसी गाड़ी से उन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया है। और प्रीति, आपको बताएं कि अभी भी जो है वो पदयात्रा अभी भी लगातार जारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी भी पदयात्रा जारी है। पदयात्रा इसलिए जारी है क्योंकि वहाँ जो है हजारों की भीड़ है और लगातार जो है वहाँ पर नारेबाजी हो रही है। बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। आज कब तक बरकरार रहेगी, इसी की तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिएगा। तो इस बार बीजेपी बंगाल में नारा दे रही है। शुभेंदु अधिकारी के मुंह से पहली बार ये नारा सुनाई में दिया है, हरे कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे। लेकिन क्या ये नारा वो कमाल कर पाएगा जो हर हर मोदी घर घर मोदी कर पाया था, ये महत्वपूर्ण है। इधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया है। शाहनवाज हुसैन का दावा है कि ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है। ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है। अब दीदी बहुत परेशान है। बंगाल का कोई भी व्यक्ति दीदी से बात करने को तैयार नहीं है। तो उनके जो एमपी हैं वो किसानों के साथ जाकर दीदी की बात करा रहे हैं। और ममता जी जिस तरह का आतंक मचा रखा है उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं पर जिस तरह लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह महिलाओं को मारा पीटा गया, उसके लिए ममता जी के पास समय नहीं है। जो फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगने दी
बंगाल में वो गुजरात में जाके लगी, क्योंकि गुजरात में माहौल है कि सरकार सिंगल एंट्री के साथ कोई भी अगर वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको रेड कारपेट वेलकम होता है, और बंगाल में कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसे रेड रंग जो है उसके सर में दिखता है, क्योंकि ये लाठी मारती हैं। तो अंतर यही है। काश गुजरात से कुछ सीख लिया होता दीदी ने। अमित, एक वो समय था जब 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था टीएमसी सरकार ने, और ममता बनर्जी उसकी अगुवाई कर रही थी। लेकिन आज इस बार विधानसभा चुनाव किन मायनों में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ममता बनर्जी के लिए? ममता बनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा चुनौती है कि जो उनके जो मास लीडर है, जिस आप देखेंगे कि तो जब 10 साल पहले जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, उस वक्त उन्होंने उनका जो मास रिप्रेजेंटेशन था, वो सिंगूर आंदोलन जो उन्होंने किया था, जो सिंगूर के किसानों के लिए जो उन्होंने लड़ाई की थी, और उसके बाद वो सत्ता में आई थी, तो वो एक मास रिप्रेजेंटेशन जो ममता बनर्जी का था वो उन्होंने दिखाते हुए सत्ता में आई थी। और वही जो मास लीडर जो उसके बाद ममता बनर्जी के साथ जुड़े थे, वो मास लीडर जो है अब जो है वो उनके पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उनके पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं। लगातार शुरुआत किया हुआ था मुकुल रॉय से। मतलब ये है अमित, वो सांसद, वो पूर्व मंत्री, मौजूदा मंत्री जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बड़े बड़े रणनीतिकारों में उनका नाम शामिल होता है, वो उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। इधर शुभेंदु अधिकारी की पदयात्रा के ऐलान के बाद टीएमसी भी बौखलाई हुई है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार करके पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप उन पर लगा दिया है। बीजेपी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के पद यात्रा से टीएमसी को भारी नुकसान होने जा रहा है उस इलाके में। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी वो एक यंग जनरेशन का लीडर है, लेकिन किस पार्टी का लीडर था? तृणमूल कांग्रेस का लीडर था। अभी किस पार्टी में है? बीजेपी में है। तो उसका खुद का पॉपुलैरिटी कितना है, कितना मास उसका साथ है, उसका टेस्ट किधर हुआ? ममता जी जब पार्टी किया था, खुद पार्टी किया और कॉल दिया था कि यहां पर एंटी सीपीएम जो पार्टीज है वो सीपीएम को हराने के लिए एक मंच पे आ जाइए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अगर उनका पास मास सपोर्ट होता तो एक बार ममता जी के जो मास बेस है वो यूज कर रहे हैं। अभी बीजेपी का पास तो उसका सपोर्टर्स है, वो मंच पे वो है, लेकिन उनका खुद का पास क्या है, उसका टेस्ट किधर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। टीएमसी का कोई आने जाना नहीं है। अमित, जैसे कुणाल घोष कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो है कि राजनीति में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। लेफ्ट को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने कॉल किया, टीएमसी बनाई और उसके साथ लोग जुड़ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मौजूदा उनकी पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसका कद कम हो जाएगा, या उसका कोई रसूख ही नहीं रहा होगा, या उसकी कोई जमीन ही नहीं रही होगी। ये जस्टिफिकेशन टीएमसी का कितना सही लगता है, क्योंकि ये तस्वीरें तो कुछ और बता रही हैं। जी बिल्कुल प्रीति, तस्वीरें हर चीज़ बयां करी है। सबसे पहले अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो जब लेफ्ट का शासन था उस समय ममता बनर्जी ने सिंगूर का आंदोलन किया था और एक अपील की थी, सभी लीडरों से अपील की थी कि जो लेफ्ट के खिलाफ आना चाहते हैं आए और उनके पार्टी को ज्वाइन करें। उसके बाद लेफ्ट से कई बड़े नेता जो लेफ्ट के थे, जो उस वक्त लेफ्ट में कैबिनेट मंत्री थे, जो रणनीतिकार कहे जाते थे, वो टीएमसी के साथ जुड़े थे। और अब टीएमसी के साथ भी यही कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं इन बड़े नेताओं का जो प्रॉब्लम्स था उसको एड्रेस नहीं किया गया, और नहीं करने के बाद उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, मुकुल रॉय और तमाम बड़े नेता हैं, सुनील सिंह, ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार जो मास लीडर कहे जाते हैं अपने इलाके के, वो लगातार टीएमसी से बाहर जा रहे हैं। और जब वो जाते हैं तो टीएमसी की तरफ से रिएक्शन आता है कि ये पहले नेता थे, अब नेता नहीं है। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के लिए अभी रिएक्शन आया कुणाल घोष से जब मैंने बात किया था। सबसे बड़ी बात है कि सांझ को आज क्या चुनाव होंगे, पता चल जाएगा। टीएमसी की जो परफॉर्मेंस होगी और शुभेंदु अधिकारी का जो कद होगा वो उन नतीजों को बता देगा। इसमें कुछ भी छुपा नहीं है, भले ही टीएमसी इस बात से नकारते रहे। इधर बीती रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा है। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी विरोध में खरदा थाने के बाहर जमा हो गए। लेकिन पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध रास नहीं आया और पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। गुस्साए पुलिस वालों ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं पर भी डंडे बरसाए, जिसमें एक महिला कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुई है। बीजेपी ने बंगाल पुलिस के रवैये को ममता सरकार का तालिबानी रुख करार दिया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, थाने में विरोध जताने पर लाठीचार्ज, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, महिला कार्यकर्ताओं की भी पिटाई, बेतहाशा भागते बीजेपी कार्यकर्ता और पीछे पीछे लाठी डंडों के साथ पुलिस। ये है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के खरदाह पुलिस स्टेशन का मंजर। एक साथी के झूठे आरोपों में गिरफ्तारी का विरोध करने बीजेपी कार्यकर्ता खरदाह थाने पहुंचे तो ममता बनर्जी की पुलिस को आपा खोते देर नहीं लगी और जब पुलिस बेलगाम हुई तो बीजेपी के कार्यकर्ता जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागते नजर आए। फिर तो पुलिस के हत्थे जो चढ़ा उसकी शामत आ गई और तो और एक महिला कार्यकर्ता को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसके मुंह से खून बहने लगा। हालत ये हो गई कि वो चल तक नहीं पा रही थी। पुलिस के डंडों के डर के बावजूद कुछ कार्यकर्ता उसे थाने से बाहर ले जाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बुरी तरह जख्मी इस महिला कार्यकर्ता की हालत पर भी पुलिस वालों को तरस नहीं आया। महिला को सहारा देने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को एक पुलिस वाला जबरन घसीटकर ले जाता दिखा। इस दौरान महिला बुरी तरह दर्द से चीखती रही। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, खरदाह पुलिस स्टेशन विरोध दर्ज कराने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिलाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखें। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए राज्य की महिलाओं के साथ पुलिस असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार कर रही है। शर्म करो ममता जी, जनता माफ नहीं करेगी। दर्द से मची इस चीख पुकार को सुनकर कई महिला कार्यकर्ता पुलिस के खौफ के बावजूद मदद के लिए आगे आईं और उन्हें थाने से बाहर ले जाने लगी। लेकिन इससे बेअसर बंगाल पुलिस के सिर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की धुन सवार थी। कई पुलिस वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं का पीछा करते करते सड़क तक पहुंच गए और उन्हें पीटते हुए दोबारा थाने की तरफ ले जाते दिखे। पुलिस के इस रवैये की वजह से बीच सड़क पर अफरा तफरी मच गई और अचानक वहां से गुजरने वाली गाड़ियों में ब्रेक लग गया। बीजेपी ने बंगाल पुलिस के इस रवैये की तुलना ममता सरकार के तालिबानी रुख से की है। বাংলায় ল অ্যান্ড অর্ডার কিছু নেই, পুলিশ মমতা ব্যানার্জি তালিবানি শাসনের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। बीजेपी ने इस घटना को कोर्ट में ले जाने का मन बना लिया है। बीजेपी सीसीटीवी से मिले सबूतों के आधार पर बंगाल की पुलिस को कोर्ट में ले जाने की चेतावनी दे रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन टीएमसी और खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि केंद्र की तरफ से किसानों को किसी तरह की मदद मिले। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने राज्य के किसानों के खाते में सीधे पैसा नहीं देना चाहती, बल्कि वो चाहती हैं कि केंद्र ये पैसा राज्य सरकार को दे ताकि टीएमसी किसानों के हिस्से से अपने चुनाव के खर्च का हिस्सा निकाल सके। हमने केरल की गाथा सुनी, हमने त्रिपुरा में वामपंथ की। किसानों का पैसा सीधे अब केंद्र सरकार किसानों के अकाउंट में भेजती है, उसे ममता सरकार कह रही है कि हमें दीजिए, हम देंगे। देखिए, हमलावर कुछ नहीं है। हमारा पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का जो रुपया किसानों को पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं बंगाल के किसान, जहां पर ममता बनर्जी उस पैसे को नहीं देने दे रही है। उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी उसी पैसे को लेती हैं जिस पैसे को वो अपने ट्रेजरी में डाल सकती हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास अगर पैसा जाए तो ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि वहाँ से वो पैसा अपने और अपने जो उनका करप्शन सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है अपने परिवार का, उसमें वो रुपया जाएगा नहीं। और बेनिफिशियरी के पास पहुंचने से उनको तकलीफ़ है, क्योंकि लोगों के पास पहुंचने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारा रुपया का मालिकाना हक लेना चाहती हैं। जिस तरह से उम्फान में जब 1000 करोड़ रुपया आया, उसके बाद उन्होंने एकदम उस पैसे को सीधे अपने पार्टी के कैडरों, अपने लोगों, अपने परिवार के लोगों में उन लोगों ने इस तरह से पैसा का मिसयूज किया।
और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां किसानों को केंद्र की मदद के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में बवाल है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते तक पहुंचने में अड़ंगे लगा रही हैं, लेकिन टीएमसी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। बंगाल में किसानों पर घमासान, किसानों पर बीजेपी टीएमसी में खींचतान, पीएम किसान योजना पर बढ़ी तकरार, किसानों की मदद पर ममता पर सवाल। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब पश्चिम बंगाल तक सुनाई पड़ने लगी है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर धरने पर बैठे किसान नेताओं से बात की तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा दिया। पूरे भारतवर्ष में किसान सम्मान निधि का जो रुपया किसानों को पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं बंगाल के किसान, जहां पर ममता बनर्जी उस पैसे को नहीं देने दे रही है। उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी उसी पैसे को लेती हैं जिस पैसे को वो अपने ट्रेजरी में डाल सकती हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास अगर पैसा जाए तो ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोपों की बारिश कर दी है। बीजेपी ने ममता पर पीएम किसान सम्मान निधि में अड़ंगे का आरोप लगाया है और किसानों को सीधे पैसे न देने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार सीधे 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसे देना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी किसान सम्मान निधि मांग रही हैं। बीजेपी का दावा है कि ममता सरकार केंद्र की योजनाएं राज्य में लागू नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है और अब बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा नहीं जाने देना चाहती है ममता बनर्जी, और बीजेपी किसानों की मदद के इस मुद्दे को सूबे में एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ममता पर बीजेपी के हमले तीखे होते जा रहे थे, लेकिन ममता और उनकी पार्टी टीएमसी भी बीजेपी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। किसानों के लिए ममता सरकार जो किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किया है। हर किसान यहाँ पर जो इंसेंटिव्स उसको मिल रहा है, जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्कीम हो, उसका स्कीम में ज़्यादा रुपया तो स्टेट का ही जाता है और नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो तो ठीक नहीं है। आरोपों के इस दौर के बीच किसानों के मुद्दे पर अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी एंट्री हो गई है। ममता को लगातार नसीहतें देने वाले राज्यपाल ने ट्वीट कर ममता सरकार को किसानों की मदद करने का पाठ पढ़ाया है। मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि किसानों तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ न पहुंचने देना उनके साथ अन्याय करने के बराबर है। बंगाल में किसानों का मुद्दा जिस तरह से तेजी से उठ रहा है, उससे सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो बीजेपी इस मुद्दे पर ममता को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है, तो अब बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने भी लेफ्ट के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और अधीर रंजन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अधीर रंजन के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने लेफ्ट के साथ गठबंधन करने की मंजूरी दी है। आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान बताया और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था और कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल भी मौजूद थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक इस कार्यक्रम में बंगाल के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना चाहिए था और विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें न्योता भी भेजा गया था, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से इस न्योते पर न तो कोई जवाब दिया गया और न ही ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जिस तरह से ममता जी ने जानबूझकर उसमें नहीं जाने का निर्णय किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे बंगाल की जनता इससे आहत है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का और बंगाल का ये अपमान है कि इनविटेशन के बाद भी आप नहीं जाएंगी और देश के प्रधानमंत्री के पास समय, लेकिन आप
माँ माटी मानुष बंगाल सुनाड़ बंगला और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करने वाली, और आज उसी कार्यक्रम में ये नहीं जाएंगी, बंगाल के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमित, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक अलग बात है, लेकिन संवैधानिक प्रोटोकॉल ये सबसे ऊपर होता है, जिसको नहीं निभा रही है ममता बनर्जी। क्या संदेश देना चाहती हैं? जी प्रीति, अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी सूबे की मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्व भारती की तरफ से कोई इनविटेशन ही नहीं दिया गया, जबकि सुबह से ही विश्व भारती की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी को इन्विटेशन दिया गया। सुबह ही हमने खबर ब्रेक की थी और कहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई थी कि ममता बनर्जी विश्व भारती का जो सम्मेलन है, शताब्दी सम्मेलन समारोह, उस समारोह में वो नहीं शामिल हो रही है। और अब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ममता बनर्जी ने, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनको नहीं मिला है इनविटेशन विश्व भारती की तरफ से। इससे पहले टीएमसी के बड़े नेता उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो इनविटेशन लगातार विश्व भारती की तरफ से दिया जा रहा है उसमें कहीं से भी सीएम ऑफिस का स्टैंप नहीं है, लिहाजा सीएम को नहीं दिया गया। इससे पहले इस पर राजनीति भी खूब हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ साफ लफ्जों में, जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी है, उन्होंने लिखा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान है। तो उन्होंने एक, अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही है तो उसे अगर मुख्यमंत्री खारिज कर रही हैं तो फिर वो दस्तावेज सामने आना चाहिए जिससे सच्चाई का पता चले। इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब विश्व भारती के ऐतिहासिक शताब्दी कार्यक्रम में नहीं शामिल हुई तो इस पर टीएमसी भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हें एक दिन पहले न्योता नहीं भेजा जा सकता, कम से कम 15 दिन पहले ये न्योता भेजना चाहिए। और इस बीच विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को भेजा गया वो न्योता भी जारी कर दिया गया, जिसे विश्व भारती की तरफ से दिया गया था। और इस चिट्ठी के मुताबिक ममता बनर्जी को 4 दिसंबर को ही न्योता भेज दिया गया था, मतलब 20 दिन पहले यह न्योता भेजा गया था। तो अभी अमित कह रहे थे कि टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर यह बोला कि उन्हें कोई इनविटेशन ही नहीं मिला है, मुख्यमंत्री को कोई इनवाइट ही नहीं मिला है। लेकिन देखिए वो इनवाइट जिसको हम दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 4 दिसंबर की तारीख मेंशन्ड है। हालांकि टीएमसी ये कह रही कि एक दिन पहले आप इनवाइट नहीं भेज सकते हैं, आपने कैसे एक दिन पहले ये इनवाइट भेजा है। लेकिन ये भी दस्तावेज दिखा रहा है कि 4 दिसंबर 2020 का ये दस्तावेज जिसमें तारीख दिख रही है और जिसमें वो जो तमाम दस्तखत हैं वो नजर आ रहे हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि सीधे तौर पर टीएमसी इस मामले पर कुछ तो छिपा रही है। As far I know, there was no invitation till last 15 days. Maybe it came in the last night, but still I don't know that. But it's a decorum that if you invite somebody in your house, to invite in the last night, is it a decorum? Is it a protocol? She is Chief Minister of Bengal. You can't insult her in this way. तो मुख्यमंत्री की आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं अगर आप इनवाइट नहीं भेजते हैं, ऐसा बताया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। लेकिन सच्चाई क्या है वो भी आपको बताएंगे। इधर ममता बनर्जी के विश्व भारती कार्यक्रम में नहीं आने पर बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस बात को क्या कोई सोच भी सकता है कि पश्चिम बंगाल का कोई नेता विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का निमंत्रण ठुकराए, लेकिन ममता जी ने यह कारनामा भी किया। क्या इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत का अपमान नहीं माना जाना चाहिए? अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अमित, अब बता दीजिए, ये सच्चाई भी सामने आ रही है, वो लेटर भी दिख रहा है, टीएमसी ने क्या बोला है वो भी दिख रहा है और बीजेपी किस तरह से हमलावर है वो भी दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है प्रीति, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी भी तरीके से विश्व भारती की तरफ से इनविटेशन नहीं दिया गया है। तो वही जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के प्रभारी हैं, स्टेट प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के विरासत क्या अपमान है। कोई पश्चिम बंगाल का नेता, अब रविंद्रनाथ टैगोर तो वैसे तो अगर देखा जाए तो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी बातें जो है उनको मानने वाला पूरी दुनिया में है, लेकिन पश्चिम बंगाल की में एक अब लोग उनको हर जगह जितने भी कॉलेज है
है, जितने भी स्कूल है, हर जगह रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो लिहाजा जितने भी लोग हैं वो सभी जो बंगाली लीडर्स हैं, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो अगर उन्हें किसी भी तरीके से इन्विटेशन शताब्दी समारोह का दिया जाता है तो वो जरूर पहुंचते हैं। लेकिन विश्व भारती की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें सीएम आवास जो है सीएम रेसिडेंस, लेकिन अमित, वो तो ये चिट्ठी दिख रही है जो 4 दिसंबर 2020 इसी महीने की है, तो क्या टीएमसी के लिए दिसंबर महीने में 4 तारीख नहीं आती क्या? जी, अब इसको लेकर भी टीएमसी नेता ये कहते हैं कि वो जो चिट्ठी है उस पर सीएम ऑफिस का कहीं से भी आपको कोई स्टैंप नहीं दिखता है, जिससे ये साबित नहीं होता कि ये जो चिट्ठी है वो सीएम ऑफिस पहुंचा है या सीएम रेसिडेंस पहुंचा है। ये चिट्ठी सिर्फ विश्व भारती की तरफ से दिखाई जा रही है। यह कहाँ से साबित होता है कि ये सीएम ऑफिस या सीएम रेसिडेंस ये चिट्ठी पहुंचाई गई है? तो चलिए ठीक है, इस पर सियासत की जा रही है, जमकर हो रही है सियासत, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोटोकॉल ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी या फिर देश के प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में होते हैं जो कि राज्य द्वारा किया जाता है, तो उस कार्यक्रम में मैंडेटरी होता है मुख्यमंत्री का मौजूद होना, राज्यपाल का मौजूद रहना। इधर टीएमसी ने सीधे से इस मामले को खारिज किया है। उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ममता बनर्जी के विश्व भारती की तरफ से समय से न्योता उन्हें भेजा गया था, जिसके बाद बंगाल में बीजेपी के विधायक सुनील सिंह ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। सुनील सिंह के मुताबिक टीएमसी को तो हर मुद्दे पर झूठ बोलने की आदत है। विश्व भारती में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब प्रधानमंत्री के संबोधन पर राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने टैगोर के फैमिली को लेकर जो बातें कही है वो पूरी तरीके से सच नहीं है। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सुनील सिंह मौजूद हैं, जो कि विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, टीएमसी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने संबोधन में जो बातें कही हैं टैगोर के फैमिली को लेकर, खासतौर से गुजरात को जिस तरीके से उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़ा है, वो पूरी तरीके से सच नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये कि जो तृणमूल कांग्रेस है झूठी सरकार है, माँ माटी मानू सरकार जो है झूठा सरकार है। और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो बड़े भाई जो गुजरात में उनकी नियुक्ति हुई थी वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, टैगोर जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और हमारे टैगोर जी के रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जी जो नियुक्ति हुई थी गुजरात में, और टैगोर जी को आना जाना था गुजरात से। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से एक अलग ही माहौल बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तेज होती हलचल के बीच प्रधानमंत्री के भाषण पर सबकी निगाह थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने मौजूदा दौर की बंगाल की सियासत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके भाषण में गुजरात के साथ ही गुरुदेव के सपनों का भारत और आज के भारत की जरूरत का जिक्र विस्तार से था। बंगाल विधानसभा चुनाव की बढ़ती धमक के बीच विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हुए तो समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित किया। प्रकृति के साथ मिलकर अध्ययन और जीवन। उनके भाषण में बंगाल के आज के राजनीतिक हालात की चर्चा नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसके तार सियासत से और उसके मायने सियासी निकाले जाने लगे। स्वामी विवेकानंद, प्रधानमंत्री के विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए उनके गुजरात से रिश्ते का जिक्र किया। गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरोब रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। अपनी प्रसिद्ध रचना क्षुदित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। इस बयान की गूंज सियासी हलकों में अलग तरह से है। असल में बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान चर्चा में आया था। इस बयान में ममता ने कहा था कि वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। माना जा रहा है कि गुरुदेव के गुजरात से रिश्ते का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने ममता को जवाब दे दिया। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी
ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। बताया गया कि इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन न्योते के बावजूद ममता नहीं पहुंची। हालांकि बंगाल के लोगों ने मीडिया के जरिए इस कार्यक्रम को देखा और कोलकाता में तो जगह जगह लोग न्यूज 18 पर समारोह देखते और पीएम का भाषण सुनते नजर आए। कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बंगाल की पीढ़ियों ने किस तरह खुद को खपाया। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। याद कीजिए, खुदराम बोस को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। प्रफुल्ल चाकी 19 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। लेकिन ये भी एक तथ्य है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और खेती किसानी का जिक्र कर इसे गुरुदेव के संकल्प से जोड़ा और कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव का नजरिया आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। बंगाल स्वतंत्रता संग्राम और भक्ति आंदोलन अलग नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री ने देश के महापुरुषों का जिक्र किया तो उनको प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को भी याद किया। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को भक्ति आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया था। भक्ति युग में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, हर इलाके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में हमारे संतों ने, महंतों ने, आचार्यों ने देश की चेतना को जागरूक रखने का अविरत, अविराम प्रयास किया। अगर उत्तर की तरफ नजर करें तो संत रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, अनगिनत महापुरुष। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव 1921 में रखी थी, उसे 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। प्रीतिलता वेडुडार ने सिर्फ 21 वर्ष की आयु में विश्व भारती और गुरुदेव का जिक्र करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार उनकी पंक्तियों को सुनाते और उसका मतलब बताते भी नजर आए। 100 वर्ष का पर्व मनाया। और आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की और सरकार के इस आंदोलन पर बने हुए रुख की। केंद्र सरकार लगातार कृषि सुधार कानूनों पर जारी गतिरोध को दूर करने की कोशिश में है। आज भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपी के बागपत से आए किसान मजदूर संघ से जुड़े करीब 60 किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इन किसानों ने कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में कृषि मंत्री को चिट्ठी भी सौंपी। किसानों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के 2 करोड़ किसानों को दस्तखत के दावों पर सवाल उठाए हैं और किसानों से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि किसानों ने किसी भी संगठन की ओर से दस्तखत करवाए जाने से इनकार किया। आज किसान मजदूर
संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत जिला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है और सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। मैं इस अवसर पर किसान मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें इस समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी इस पे राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। इस पे आपने देखा वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ किसानों का समर्थन उनके पास है, लेकिन उन किसानों के बारे में ना कोई जानकारी दी, ना कुछ झूठ की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज राष्ट्रपति और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। 2 करोड़ दस्तखत फर्जी है, आपको लगता है ये फर्जी है? आप किसानों से बात करो। अभी आप शुरू कीजिए। देश में आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। और कृषि सुधार कानूनों पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बार फिर किसान संगठनों को बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए सरकार ने किसानों से बातचीत की और तारीख बताने की गुजारिश की। साथ ही सरकार ने ये एक बार फिर साफ किया कि कृषि सुधारों का एमएसपी पर किसी तरह का असर नहीं होगा और एमएसपी का सिस्टम पहले की तरह जारी रहेगा। संजीव जी, आखिर में पेच कहाँ फंसा हुआ है? कई बार पत्र लिखा जा चुका है आप लोगों की तरफ से, किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून और बिल वापस नहीं होते तब तक हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। पेंच यही है, सरकार कहती है बातचीत कीजिए, बातचीत से जो समस्या का हल निकलेगा। बातचीत से पहले सरकार क्या कर सकती है? जो संशोधन वो चाहते हैं पहले भी सरकार मानने के लिए तैयार थी, आज भी सरकार बहुत सी बातों पर तैयार है। किसान के सभी मुद्दों पर सरकार बात करना चाहती है। निवेदन है किसान नेताओं से, इतनी ठंड है, कृपया आएँ, सरकार से बातचीत करें। सरकार सम्मान देना चाहती है किसान को, सभी मुद्दे हल करना चाहती है। कृपया आए, बातचीत करें, बातचीत से समस्या का हल होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज सड़कों पर उतरी थी। राहुल गांधी
समेत जो 3 नेता राष्ट्रपति भवन भी गए थे और लगातार हमला बोल रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। उनके हमले की हमें कोई चिंता नहीं। 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया सबको पता है। वो किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। और सरकार ने कृषि सुधारों पर देश भर के राज्यों से 3 लाख से ज्यादा किसानों का समर्थन मिलने का दावा किया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई, जहां से बड़ी संख्या में किसान कृषि सुधारों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचे और इन किसानों ने कृषि सुधारों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। हालांकि बड़ी संख्या में जुटे किसानों की वजह से महामाया फ्लाईओवर के पास जाम लग गया। एक तरफ जहां दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो है कानून बिलों का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों का अब जो जमावड़ा होने लगा है वो समर्थन को लेकर होने लगा है। इस वक्त हम नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास हैं, जहां पर नोएडा के आसपास के कई किसान यहां पर ट्रैक्टरों से पहुंचे हैं और वो यहाँ पर किसानों के जो बनाए हुए 3 कानून हैं उनका समर्थन करने पहुँचे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने और देश की जो गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय लिया है किसानों के समर्थन और उनकी उन्नति के लिए लिया है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये लोग सभी उनका समर्थन करते हैं और यही वजह आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हें रोका गया है और सबकी यही मंशा है कि सरकार तक वो अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी समय से लगभग 1 महीने से विरोध चल रहा है किसान कानूनों का और 3 कानूनों को ये बेहतर बताते हैं। और आप देख सकते हैं दूर तक यहाँ पर ट्रैक्टरों का जो है सैकड़ों की तादाद में जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है। काफ़ी दूर तक आपको दिखाई देगा महामाया फ्लाईओवर के गाड़ियाँ और सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये बताया जा रहा है कि 2 बजे यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मिलने जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जो किसान हैं उनको उनमें से कुछ लोग ही वहाँ पर जा सकेंगे, बाकी किसानों को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा नोएडा पुलिस का कहना है। एक और सरकार कृषि सुधारों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए लगातार पहल कर रही है। वहीं दूसरी ओर कृषि सुधार कानून के विरोध में आज कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि मार्च की मंजूरी नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इससे पहले राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और इस मार्च में प्रियंका गांधी भी नजर आई। हालांकि मार्च की मंजूरी नहीं होने की वजह से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति भवन तक नहीं जाने दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और इसके बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में भरकर मंदिर मार्ग थाने ले गए। प्रियंका गांधी पुलिस थाने में भी धरने पर बैठ गई। हालांकि कुछ देर बाद प्रियंका और उनको हिरासत में जो लिया गया था दूसरे कांग्रेस नेताओं को भी रिहा कर दिया गया। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। कृषि सुधार कानून के विरोध पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को उनके कंधे पर चढ़कर राजनीति करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तो राहुल गांधी को कृषि सुधार कानूनों पर बहस की चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। किसानों से कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी का नहीं है। राहुल जी पिछले 8-10 महीने में 200 किसानों से भी नहीं मिले होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 2 करोड़ किसान का सिग्नेचर करा लिया है। ये कहीं ऐसा ना हो जो प्रियंका जी के बस के साथ हुआ था कि वो नंबर स्कूटर के निकल गए थे।
किसानों के बीच में गए, बहुत बड़ी तादाद में किसान इस बिल से सहमत हैं, खुश हैं, और जो असहमत हैं वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बहकावे में। कांग्रेस और उनके साथी उसके लिए दोषी है। मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुले डिबेट की चुनौती देता हूं कि चलो आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया, और वो मांग कर रहे सेशन बुलाओ। अरे सेशन बुलाने पर तो आप शोर शराबा करते हो, काम नहीं करते हो। हमारा विश्वास है संवाद से ही लोकतंत्र चलता है। सरकार के दरवाजे संवाद के लिए हमेशा खुले हैं। यही नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों के फर्जी दस्तावेज कराने का ही आरोप लगा दिया। तो फर्जी हस्ताक्षरों को लेकर के राष्ट्रपति जी के पास जाना, यह कांग्रेस का पुराना इतिहास है। अब कांग्रेस जन्मजात किसानों की विरोधी है। किसानों की हितैषी होती तो 60 साल में इतना मौका कांग्रेस के पास था कि किसान की कोई भी समस्या शेष नहीं रहती। और जो किसानों के दुश्मन हैं वो दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से भी एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, वो राजनीतिक दलों के लिए अपने कंधे का इस्तेमाल ना होने दें, और सर्वाधिक संगठन इस समय सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के पक्ष में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी कृषि सुधारों के विरोध पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने और उकसाने का आरोप लगाया। हमारे साथ में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। सर, राहुल गांधी समेत तमाम जो सीनियर कांग्रेस के नेता है राष्ट्रपति भवन गए थे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो ये बिल है ये किसानों के हित के बिल है, और राहुल गांधी जी इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इनके खुद के चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम अगर सत्ता में आए तो ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण बिल है वो लाएंगे। तो इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक स्टैंड है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिखता इसमें। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है किसानों की हितैषी नहीं है, और ये भी कहना है कि वो जाना चाह रहे थे, पुलिस ने जाने की अनुमति नहीं दी, और एक ट्रक जो है भर के लेटर वो तमाम हस्ताक्षर भी ले आए थे। 2 करोड़ जो है दावा है इनका। ऐसा है कि ये सब दावे झूठे हैं इनके, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इसमें सिर्फ राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये किसानों को आज़ादी देने वाले बिल हैं। और जहाँ एक तरफ किसानों से वार्ता हो रही है और निरंतर हमारे उनसे संवाद हो रहा है, और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से जैसा कि हमने उनसे कहा है किसानों से कि आप आइए और बैठकर इसके अंदर कुछ हल निकले, इस दिशा के अंदर हम जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और विपक्ष वो नहीं चाहता कि इसमें कुछ हल निकले, सिर्फ वो राजनीतिक रोटियां सेककर उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।